अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे समाज में संस्कारों की कमी हो गई है। जो इंसान पढ़ लिख जाता है वो उसे संस्कारों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन आज की इस घटना में एक डीएम साहब ने इस चीज़ को गलत साबित किया है और बताया है कि संस्कारों का लेना देना पढ़ाई से नहीं होता, संस्कारों का लेना देना केवल परवरिश से होता है। एक 70 साल की बूढ़ी अम्मा अपनी एक चिट्ठी में फरियाद लिखकर एक डीएम साहब के पास जाती है और वहां पर जैसे डीएम साहब उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और उस बूढ़ी अम्मा को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो झट से खड़ा होकर उस बूढ़ी अम्मा को अपने गले से लगा लेते हैं। आखिर क्या लिखा हुआ था उस चिट्ठी में और इसके बाद क्या होता है, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सोरोत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना जालंधर की है। जालंधर के अंदर एक श्यामवती नाम की महिला रहा करती है जिसकी उम्र 70 साल है। उसका एक बेटा है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके बेटे बहू उसे बार बार परेशान किया करते हैं। बूढ़ी अम्मा के नाम पर लगभग 20 बीघे ज़मीन है, लेकिन उसके बाद भी अच्छी तरह से उसे नहीं रखा जाता है। उसने बेटे को लाड़ चाव से बड़ा किया था ताकि बुढ़ापे में वो उसका सहारा बन सके, लेकिन बेटा अपनी पत्नी के साथ में मिलकर अपनी माँ को परेशान किया करता है। अब इस बात से दुखी होकर वह बूढ़ी अम्मा एक खत लिखती है और उस खत को लेकर डीएम साहब के जनता दरबार में पहुंच जाती है। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति की शिकायत डीएम साहब सुन रहे थे। अब उस लाइन में जब बूढ़ी अम्मा का नंबर आता है तो जैसे ही बूढ़ी अम्मा के खत को डीएम साहब पढ़ते हैं तो पढ़ते ही एकदम से भावुक हो जाते हैं और वह बूढ़ी अम्मा की तरफ देखने लगते हैं। जैसे वे बूढ़ी अम्मा की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी चेयर को छोड़कर खड़ा हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा को अपने गले से लगा लेते हैं। गले से लगाने के बाद एक साइड में चेयर रखी हुई थी तो उस चेयर पे बूढ़ी अम्मा को बिठाते हैं और उनके साथ बैठकर पूछते हैं कि माँ जी, क्या ये खत आपने लिखा है? तो वह माँ जी बताती है कि हाँ बेटा, ये खत मैंने लिखा है। तो डीएम साहब पूछते हैं कि आप कितनी पढ़ी लिखी हो? तो अम्मा बताती हैं कि मैं 5वीं क्लास पास हूँ पुराने ज़माने की। अब इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि माँ, आपकी तो हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है। तभी वह अम्मा बताती है कि बेटा, अभी कुछ दिनों पहले तक मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी तो इसी वजह से मेरी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है। दोपहर का समय हो गया था तो डीएम साहब कहते हैं कि अम्मा, आपने कुछ खाया है या नहीं सुबह से? तो अम्मा बताती है कि बेटा, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो उसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि अम्मा, आपकी शिकायत सुनी जाएगी, लेकिन उससे पहले आप खाना खा लो। अब इस बात को सुनते ही अम्मा कहती है कि ठीक है बेटा, मैं खाना खा लेती हूँ, और अपने साथ वो एक झोला लाई थी, उस झोले को टटोलने लगती है। तभी डीएम साहब अपने गार्ड से कहते हैं कि अम्मा के लिए खाना लगवा जाए, लेकिन अम्मा उन्हें रोकते हुए कहती है कि बेटा रुको, मैं अपने घर से अपने लिए खाना बना कर लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा अपने थैले से एक छोटा सा लंच बॉक्स निकालती है और जैसे ही बूढ़ी अम्मा उस लंच को खोलती है तो उसके अंदर रूखी सूखी 2 रोटियाँ रखी हुई थी। डीएम साहब उन रोटियों को देखते हैं तो और भी भावुक हो जाते हैं और उस बूढ़ी अम्मा के हाथ से उस लंच बॉक्स को छीन लेते हैं। इसके बाद जो अम्मा है वो डीएम साहब की तरफ अलग निगाहों से देखने लगती हैं, लेकिन तभी डीएम साहब अपना टिफिन बॉक्स निकालकर अम्मा के सामने खोल कर रख देते हैं और कहते हैं कि माँ, आप इसमें से खाओ, ये आपकी रोटियां मैं खाऊंगा। अब दोस्तों, इसके बाद अम्मा खाना खा लेती है। इधर डीएम साहब भी उन रूखी सूखी रोटियों को खाकर पानी पी लेते हैं। अब दोस्तों, डीएम साहब पूछते हैं अम्मा से कि बताओ अम्मा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और आपने इस लेटर में ऐसा क्यों लिखा है? उसके बाद बूढ़ी अम्मा बताती है कि बेटा, मेरे पति का नाम किशन सिंह था और उसके बाद हम लोग बड़े ही खुश थे। धीरे धीरे टाइम बीतता है और हमें एक लड़का होता है और उस लड़के को देखकर हम बार बार प्रसन्न हुआ करते कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जैसे ही लड़का 10 साल का होता है तो उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद मैंने अकेले ही बड़ी मुश्किलों से अपने बेटे को पाला है। मैं सोचती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे सहारा देगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन जैसे ही इसकी शादी होती है तो शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था। ये अच्छी तरह से बहू घर के अंदर रहा करती, लेकिन धीरे धीरे वो अपने रंग दिखाने चालू करती है और जो लड़का था वो भी उसकी बातों में आ गया था। वो उसकी सभी बातों को माना करता और मेरी एक भी बात नहीं माना करता। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे बहू मेरे से लड़ाई करने लगी और अब जो बेटा है वो भी उसका साथ देने लगा था। स्टार्टिंग में मैं सोचती थी कि बहू तो पराई जाई है, लेकिन बेटा तो मेरा अपना है। लेकिन जब पीछे पीछे बेटा भी उसके साथ होकर मुझसे लड़ाई करने लगा तो मुझे लगा कि अब इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब एक बार फिर से परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा वो एक बेटा नहीं है, आज से मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ। इसके बाद बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे नाम अब भी 20 बीघे ज़मीन है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटा और बहू मुझे चैन से जीने दें, मुझे वृद्धाश्रम में ना छोड़े, क्योंकि वो बार बार मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की बात करते हैं।
अब इस बात को सुनकर जो डीएम साहब है वो कहते हैं कि माँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटे बहू जैसे भी हैं उनसे हम कल मिलेंगे, अब तुम फिलहाल ऐसा करो मेरे साथ मेरे घर चलो। तो जो डीएम साहब हैं वो उस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं कि माँ आज से तुम मेरी माँ है, मेरी कोई माँ भी नहीं है, मेरी माँ को मरे काफ़ी दिन हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आज से तुम्हारी सेवा करूँ। इस बात को सुनकर जो बूढ़ी अम्मा थी उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इधर जो डीएम साहब की पत्नी थी वो भी बूढ़ी अम्मा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो सोच रही थी कि चलो हमारी सास नहीं है, एक माँ जी आ गई हैं, अब इनकी सेवा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी संस्कार कूट कूट कर भरे रहते हैं। अब इसके बाद अगला दिन होता है। अगले दिन उसके बेटे और बहू को अदालत में बुलाया जाता है। बेटे का नाम महेश होता है और बहू का नाम सीमा होता है। दोनों डीएम साहब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बूढ़ी अम्मा को भी डीएम साहब अपने साथ लेकर आए थे और यहाँ पर उनमें फटकार लगाते हैं। कहते हैं कि तुमने इस बूढ़ी अम्मा को इतना परेशान किया है कि ये अपनी परेशानी को लेकर मेरे पास आई थी। अरे तुम्हारी एक माँ है, तुमसे इसकी सेवा नहीं होती। उसके बाद जो बेटा बहू है वहाँ पर झूठ बोलने लगते हैं। कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ सेवा करते हैं लेकिन माँ जी को रास ही नहीं आता। इस बात को सुनकर डीएम साहब फिर से थोड़े से परेशान हो जाते हैं और वो उनको फिर से धमकाते हैं। कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो ये बूढ़ी अम्मा जो पढ़ी लिखी है, इनसे लिखना पढ़ना भी आता है, तो ये मेरे पास काहे को आते। अब इस बात को सुनकर जो बेटा बहू हैं वो बूढ़ी अम्मा की तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं। बहू तो इस तरह से घूर कर देख रही थी कि मानो मन ही मन वो कह रही थी कि बुढ़िया इससे अच्छा तो तू मर ही जाती। अब इस बात को देखकर जो डीएम सर हैं वो कहते हैं कि तुम ये मत समझना कि बूढ़ी अम्मा की ज़मीन जायदाद के लिए मैं उसे अपने साथ रख रहा हूँ। आज से ये अम्मा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, जब तक ज़िंदा है मैं इसे अपने साथ रखूँगा। आज से मेरी माँ रहेगी और तुम्हें इनके पास आने का भी कोई अधिकार नहीं है। रही बात तुम्हारी प्रॉपर्टी की तो उसे तुम वसीयत अपने नाम लिखवा लो, जब इनकी मौत होगी तो वसीयत अपने आप ही तुम्हारे नाम आ जाएगी। ऐसा कहकर जो डीएम साहब हैं उन लोगों को धुतकार कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और डीएम साहब उस बूढ़ी अम्मा को जो 70 साल की थी उसको लेकर अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर डीएम साहब और डीएम साहब की पत्नी निस्वार्थ भाव से उस बूढ़ी अम्मा की सेवा करते हैं और उसको महसूस नहीं होने देते कि ये लोग कोई पराए हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जहाँ पर एक पढ़े लिखे डीएम ने एक बूढ़ी अम्मा को इस तरह का सहारा दिया और उसके बेटे बहू को भी धुतकारा। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहानी झूठी है, झूठ मूठ की बनाकर सुना दी है, तो आप लोगों को बता दूं इस कहानी के कैरेक्टरों के नाम गलत हो सकते हैं, जगह का नाम गलत हो सकता है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सत्यता पर आधारित है। नाम और जगह को इसलिए बदला जाता है ताकि किसी की पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत ना आ सके, क्योंकि यहाँ पे जो बेटा बहू थे वो बहुत ही ज़्यादा गलत थे। अगर इस कहानी में उनके सच्चे एड्रेस और असली जगह बता दी जाए तो उन लोगों पर दुनिया थू थू करेगी और उनकी ज़िंदगी में बौकाल मच जाएगा। इस वजह से नाम और जगह को बदल दिया जाता है, क्योंकि ये संसार है और संसार में सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो कहानी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों को आप लोगों को केवल इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप लोग इन कहानियों में से अच्छाई को ढूंढकर अपना सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। यहाँ पर जैसे डीएम सर ने किया उस चीज़ को आपको अपनाना चाहिए और जो उस बूढ़ी अम्मा के बेटे ने किया था उस चीज़ को छोड़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सेवा करने से परमात्मा भी खुश होते हैं। आज के ज़माने में कुछ ऐसी बहुएं होती हैं जो अपनी सास को गाली दिया करती हैं और पीछे से इकट्ठा होकर और महिलाओं के साथ मिलकर मंदिर जाया करती हैं भगवान की पूजा करने के लिए। उन महिलाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि घर के जो भगवान हैं उनको तो आप गाली देते हो और मंदिर में जाकर पूजा करते हो कि भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो आपको उन भगवान की पूजा करनी चाहिए जो आपके घर में है। और कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप ही गलत हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, बचपन में जब माँ बाप किसी बच्चे को पालते हैं तो उसके लिए कितना कष्ट उठाते हैं। बच्चा बार बार उठकर वो हरकतें करता है जो माँ बाप को तनिक भी पसंद नहीं होती है, लेकिन माँ बाप उस बच्चे की सभी हरकतों को माफ़ करते हुए हंसते खिलखिलाते उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, इस दिन को देखने के लिए कि बच्चा बड़ा होगा और मुझे घर से बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने अच्छे संस्कारों को समाज के अंदर दिखाएं। बाकी दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।